नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, कीवी एक ऐसा फल है जो पौष्टिकता के लिए बहुत मशहूर है, यानी पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। साथ ही साथ कीवी उगाने वाले किसानों और बागवानों के लिए भी एक बहुत बढ़िया आय का स्रोत है। लेकिन दर्शकों, ज़रूरत इस बात की है कि हम कीवी की पूरी फसल की पूरी उगाने की पूरी प्रक्रिया और उसके बारे में एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ जानकारी हासिल करें, ताकि इस क्षेत्र में रोज़गार और स्वरोज़गार की संभावना तलाश सकें। आइए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम कीवी के बारे में आपसे जानकारी साझा करें और ये भी आपसे जानकारी साझा करेंगे कि अगर आप कीवी की फसल उगा रहे हैं तो इन दिनों, बरसात के दिनों में, कैसे पौधों की देखभाल करें। लेकिन उससे पहले आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम जानकारी साझा करने वाले हैं, जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर के प्रमाणिक। नमस्कार डॉक्टर प्रमाणिक, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रमाणिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में बतौर वैज्ञानिक तैनात हैं और कृषि क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चलिए उनके पास सीधे चलते हैं, आज के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर प्रमाणिक, मेरा पहला सवाल, ये कीवी की बात होती तो बहुत है, लेकिन अगर हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कीवी की फसल की कितनी संभावना है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आप पूछा। आपको पता होगा जे कीवी जब भारतवर्ष में आया था तो बेंगलोर में जो लालबाग बोटेनिकल गार्डन है ना, उसमें लगाया गया था जी। तो लगाने के बाद पौधे बड़ा हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बड बस्टिंग नहीं हो रहा है, मतलब फूल नहीं आ रहा है। तो फूल नहीं आएगा तो फल तो बात का बात है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब उसको हम शिमला कंडीशन में कीवी को लगाया गया था, तो उसके बाद यहाँ वो जो बड बस्टिंग माने फ्लावरिंग वो सब पूरा हुआ। तो ये पता चला कि इसके लिए एक चिलिंग आवाज़, जो ठंडा तापमान का ज़रूरत पड़ता है बाकी शीतोष्ण फलों के लिए, इसको भी उसको ज़रूरत है जी। तो बाद में इसको पता ही चल गया कि ये जहाँ पर ही आपका हिली रीजियन होते हैं, माने पहाड़ी क्षेत्र, तो वहाँ पर ही कीवी उगाया जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे आप पूछा, जहाँ पर ही हमारा शीतोष्ण फल, जो कि मेन हिमाचल प्रदेश को सेब का राज्य के हिसाब से माना जा रहा है, जहाँ पर ही सेब उगाया जाता है वहाँ आपका कीवी हो सकता है, मतलब मध्यम ऊंचाई से लेकर थोड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्रों में। और बाकी गुठलीदार फलों वगैरह जो मध्यम ऊंचाई वाला क्षेत्र में हो रहे, वहाँ आसानी तरह से ये वाला कीवी का खेती कर सकते हैं जी। डॉक्टर प्रमाणिक, आपने कहा कि हिमाचल जैसी जलवायु वाली प्रदेश में बहुत संभावना है। आपने कहा शीतोष्ण जलवायु चाहिए, और ख़ासकर जो गुठलीदार और जो सेब उत्पादन हमारे यहाँ होता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। तो आपने कहा कि सेब उत्पादन अगर होता है तो कीवी उत्पादन के लिए भी बहुत अच्छा जलवायु है। तो जो जलवायु सटीक हिमाचल के लिए, इस कीवी के लिए चाहिए, वो हिमाचल में मौजूद है। तो कीवी की संभावनाएं तो बहुत होगी, बतौर वैज्ञानिक आपने कह दिया। चलिए डॉक्टर साहब, खेती कैसे करें, लेकिन उससे पहले एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल वो ये कि कीवी में कहा जाता है कि बहुत पौष्टिक वैल्यू है, न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ हैं। एक तो ये बताएं कि क्या पौष्टिक तत्व इसमें है, और दूसरा, अगर उगाता है किसान और बागवान हमारा, तो आय के स्रोत कैसे हो सकता है, यानी इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल आप पूछ लिया। पहले तो आपको याद कराता हूँ, जब कोविड आया था पूरा दुनिया में, बिल्कुल, तब डॉक्टर रिकमेंड किया था कि विटामिन सी वाला पौष्टिक कोई भी फल और जिंक, आपको पता ही होगा जो विटामिन सी या जिंक। तो उसी टाइम में ये जो कीवी है ना, इसमें भरपूर विटामिन सी होता है जी, और इसके अंदर जो और भी जो गुणवत्ता होता है, आपका एम्स का डॉक्टर वो रिकमेंड किया जब ये जो डेंगू डिजीज़ होता है मच्छर काटने से, इसका अंदर जो हमारा ह्यूमन बॉडी में जो प्लेटलेट है, ब्लड प्लेटलेट, इसका काउंट को स्टेबल कर देता है कीवी खाने से जी। तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पर ही आप गर्मी का टाइम में, ये बरसात के टाइम में आप प्लेन्स में जाएंगे, वहाँ डेंगू का डिजीज़ हो जाता है, बिल्कुल, मतलब मच्छर काटने से। तो उसी टाइम में
ये जो कीवी का फल का एक एक फ्रूट 50 रुपया से लेकर 100 रुपया करके एक एक फ्रूट बेचते हैं। एक फल जब हमारा यहाँ हिमाचल प्रदेश में आपको तो 1 किलो फल लोग किसान भाई 100 रुपया में मिल रहे हैं, तो वहाँ एक एक फल का कीमत इतना बढ़ जाता है जी। तो इसके अंदर आपको पता ही है और भी गुणवत्ता है, जैसे कि आँख में जो आई का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा देते हैं, इम्यून जो बूस्टिंग, बूस्टिंग कर देते हैं, इम्यून जो बूस्टिंग कर देते हैं हार्ट पेशेंट को भी, इवन डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि इसमें सोडियम पोटेशियम का जो रेशियो है ना वो बैलेंस मेंटेन होते हैं। तो ये सब चीज़ इसके अंदर बहुत सारे गुणवत्ता है, आपका खनिज पदार्थ भी बहुत है, विटामिन और भी विटामिन है। तो आप देखेंगे बाकी फ्रूट जैसे आपको खाने के टाइम में हम थोड़ा येलोइज कलर का जो पकने से हो जाता है, तो कीवी का मैक्सिमम आपका अंदर में ग्रीन आप देखोगे जी। इसके अंदर जो आपका क्लोरोफिल कंटेंट एंड अदर थिंग्स जो है कैरोटीनॉइड्स है, तो ये सब चीज़ का मिलके तो एक अलग तरह इसका टेस्ट भी है और इसका अंदर गुणवत्ता भी है जी। और बाकी आप जो मार्केटिंग का पूछा, देखिए मार्केटिंग आप पौधे से लेकर इसको एक तो उगाने के बाद जो फल का बेचने का है, फिर पौधे उगाने का जो नर्सरी प्रबंधन करते हैं ना, उसके लिए भी एक होता है जी, इसको पौधे कैसे तैयार करके बेच सकते हैं। तो इसी तरह आप देखेंगे जी इसका मार्केटिंग मतलब पौधे उगाने से आपका पौधे उसमें खेतों में ले जाने से और इसको फल को मार्केट में ले आने के लिए, तो इसका मार्केटिंग का बहुत अच्छा है। लेकिन मार्केटिंग में एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जो आजकल ग्रेडिंग पैकिंग का जमाना है जी, ऐसे ना बोरी भर के कोई मार्केट में ना ले जाए, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर प्रामाणिक, बहुत विस्तार से और बहुत सटीक तरीके से आपने समझाया कि पौष्टिक तत्वों की तो कोई कमी नहीं है, इम्यूनो बूस्टर तो है ही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही है, लेकिन दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो वीकनेसेस जो होते हैं, चाहे आपके हार्ट से संबंधित है, जनरल वीकनेस है, आई से संबंधित है, हर तरह में। आपने डेंगू का भी उदाहरण दिया, आपने कोरोना का भी उदाहरण दिया, तो ये तय है कि ये पुष्टि है आपकी तरफ से भी और डॉक्टर मेडिकल फर्टिलिटी की तरफ से भी कि इसमें बहुत सारे पौष्टिक गुण हैं, पहली बात। दूसरा, आपने ये भी कहा कि मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा बिकता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप किस तरह से मार्केटिंग जो है उसकी करते हैं, पैकिंग ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं, और उस पर भी मैं आऊँगा डॉक्टर साहब। चलिए डॉक्टर साहब, फिर इसके बाद जो है वो इसकी पैदावार या खेती की बात कर लेते हैं। किस तरह से खेती की शुरुआत की जाए, खासकर उन बागवानों के लिए डॉक्टर साहब आप जरूर बताएं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, और संभव तो आज के कार्यक्रम के बाद वो जरूर इस क्षेत्र की तरफ प्रोत्साहित होंगे। कैसे शुरुआत की जाए खेती की और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए? ये भी आप जो सवाल पूछा, देखिए आजकल जलवायु परिवर्तन भी हो रहे जी, आपका जो बागवानी में विविधीकरण का बात भी आ रहा है, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ का मद्देनजर रखते हुए जी इसका खेती भी लोग कर सकते हैं जी। तो इसका खेती करने के लिए ज़्यादा आपका और भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो शीतोष्ण फल, मैं बोल रहा हूँ फलदार पौधे, जैसे कि पहले गड्ढा बनाना है जी, तो गड्ढा पहले बनाना पड़ेगा जी। लेकिन एक गड्ढा बनेगा पौधे लगाने से मिनिमम 1 महीने पहले, ये भी लोग ध्यान दे दे जो भी, हाँ, जैसे कि नया जो खेती बाड़ी करेंगे, ये नहीं है जो आज मैं गड्ढा बना रहा हूँ और कल लाग दूंगा, बा गड्ढा का साइज जो भी है थोड़ा बहुत बना के रख दे, लेकिन प्रॉपर गड्ढा बनाना चाहिए, 3 फुट बाई 3 फुट बाई 3 फुट एक गड्ढा का साइज। जैसे कि फलदार पौधे के लिए कोई सेब लगाएंगे, गुठलीदार फलों लगाएंगे, तो ये वाला गड्ढा का साइज है। तो गड्ढा में जब बनाएंगे, निचले वाला जैसे आप गड्ढा ऊपर से गड्ढा 1.5 फुट तक गया, वो जो मिट्टी है वो अलग रख दे जी। और फिर 1.5 फुट से 3 फुट तक गया, वो मिट्टी अलग रख दे जी। उसके बाद आजकल खेती कौन सी खेती करना है, जैविक खेती करना है कि आपका मिक्स्ड खेती, मतलब जैविक रासायनिक दोनों मिला के करना है, तो वो फर्स्ट आपको माइंड में हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से पहले से ही आपका शुरुआत होंगे। आप जैविक खेती करेंगे तो पहले ही आपको खाली गोबर का खाद व केचुआ का खाद आप गड्ढे में पहले ही डाल देंगे, हाँ, गड्ढा में डालने के टाइम में वो वाला जो ऊपर वाला मिट्टी है उसमें आधा, जैसे 20 kg हम एक उसके लिए रेकमेंड करते हैं जो गोबर का खाद जी।
तो 20 किलो में 10 किलो जो आधा जो मिट्टी है ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे चला जाएगा मिक्स करके, और नीचे वाला जो मिट्टी है ऊपर में ऊपर आ जाएगा, ये वाला हो गया। और बाकी आपको जो वो करना है इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो हम बोलते हैं जी उस हाँ मिश्रित, तो उसमें आप फिर केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि NPK जो वो तो चाहिए ही है कोई भी पौधे के लिए ना, ये तीनों, तो इसके लिए आप हमारा आधा किलो NPK मिक्सचर आजकल आता है जी 15-15-15 रेशियो में बाजार में आ जाता है, तो उसको मिक्स करके फिर कर दीजिए। दूसरा हो जाता है जी, ये तो जैसे आपको बोल रहा हूँ जी गड्ढे 1 महीने पहले बना के फिर खाद वगैरह उस वाला देकर रेडी रहे। उसके बाद जब पौधे का कहाँ से पौधे लेंगे जी, वो भी आपको पहले से रेडी होना चाहिए, क्योंकि देखो एक इन्वेस्टमेंट करेंगे जो गड्ढा बनाना है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि भी अंगूर का बेल जैसे होता है, तो इसको ऊपर में ले जाके एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब वो क्या लोहे का या किस चीज का, लकड़ी का, किस तरह का स्ट्रक्चर आप रिकमेंड करते हैं? हाँ देखिए, लोहे का बनाएंगे तो परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप लकड़ी का कुछ बनाएंगे तो 3-4 साल के बाद फिर उसका चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन ये वाला परमानेंट जब पौधे बन जाएगा तो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना ही अच्छा रहेगा। तो हम उसी तरह अलग अलग ट्रेनिंग सिस्टम भी रिकमेंड करते हैं जे आपका कौन से ट्रेनिंग सिस्टम में ये पौधे को ऊपर ले जाएंगे जी, ठीक है जी। जो आपका एक होता है जे टेलीफोन वायर, जो टेलीफोन सिस्टम 3 तार सिस्टम में ले जाना है, कि आपका परगोला बावर सिस्टम में ले जाना है। तो वो जो फार्मर्स आता है तो हम बताते हैं जो कैसे ले जाएंगे, उस हिसाब से आप रिकमेंड करते हैं, उसी हिसाब से किस तरह से आपने करनी है वो वाला वो प्रेफर करेंगे, तो उसके हिसाब से आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा। फिर आपका ये जो है ना, इसमें मेल और फीमेल पौधे अलग होते हैं जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। वो जो प्लांटिंग के टाइम में आपको 9:1 9 मादा पौधे के साथ 1 नर पौधे लगाना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी तो वो पॉलिनेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आएगा आपको, जैसे हम काट छाट का बोल रहे हैं जी, एक तो सर्दी का टाइम में काट छाट होंगे और एक समर में, क्योंकि इसमें ना वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो समर में भी समर प्रूनिंग हम बोलते हैं, वो भी काट छाट का जरूरत पड़ेगा। काट छाट प्रूनिंग जो है वो गर्मियों में भी की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब जो ये पौधारोपण है वो किस सीजन में है? हाँ, पौधेरोपण जो है वो होएगा सर्दी में जब पतझड़ हो जाता है ना, पतझड़ के बाद ही, जैसे शीतोष्ण फल को हम सर्दी के टाइम में रोपण करते हैं, तो उसी टाइम में इसको प्लांटिंग होंगे। तो ये है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसमें पानी का कमी नहीं होना चाहिए गर्मी का टाइम में। फिर होता है जी लीफ स्कॉर्चिंग हो जाता है ना, पत्तों में एक सन स्कॉर्चिंग हो जाता है, तो उसमें फिर नुकसान होता है, फ्रूट साइज कम हो जाता है, तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा जी। वो तो प्रशिक्षण वाले इस पे मैं आऊँगा कि आप ट्रेनिंग जब कराते हैं तो क्या क्या बताते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उससे पहले जब पौधा उगा लिया तो उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की, या आपके जो चूँकि दूसरे जितने भी फल होते हैं उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा प्रयोग करना ही पड़ता है आजकल, इस समय भी उतनी ही जरूरत पड़ती है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की? कीट पतंगे बहुत होते हैं क्या इसमें? ना, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। देखिए, कीवी में अभी तक ज़्यादा कीट व रोग का रिपोर्ट नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं होता नहीं हुआ, तो इसलिए एक तो ज़्यादा आपको छिड़काव वगैरह केमिकल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले भी बोला जे आप कौन से खेती कर रहे हैं, देखिए आप नेचुरल फार्मिंग चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग चाह रहे हैं, कि आपका वो तो पहले माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए ना, उसी हिसाब से फिर छिड़काव। बाई चांस आपका पौधे में कोई आपका हल्का फुल्का कीड़ा भी देख लिया, तो फिर आप दूसरा तरीका से, जो आजकल बायोपेस्टिसाइड आ रहा है, तो बायोपेस्टिसाइड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ट्राइकोडर्मा बेस्ड भी कुछ रोग आता है जड़ में कुछ, तो उसी तरह आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब नीम बेस्ड कोई पेस्टिसाइड होगा तो वो छिड़काव करना पड़ेगा, जो प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग व नेचुरल फार्मिंग करना चाहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक है जे आप जो पूछा जे इसका और भी जो गुणवत्ता ही बताएंगे, जे ये जो कीवी है ना, इसके ऊपर हेयर आता है, जब ये मैच्योर होने से पहले, तो ये बाल होता है इसके फ्रूट के ऊपर, जो आप मैच्योर होने के पहले जब खाने जाएंगे तो आपके भी वो बाल जीभ में लग सकता है, इरिटेशन देता है। तो हार्वेस्टिंग के टाइम में ये बाल को कोई कपड़ा से उसको रिमूव करना पड़ता है,
तो ग्रेडिंग पैकिंग के टाइम में ना, तो हम जो बाजार में आता है तो उसमें बाल नहीं रहता है। तो ये जो है मंकी जो आजकल बाकी फसल को नुकसान कर रहा है, तो वो कीवी को ज़्यादा नहीं नुकसान कर पा रहा है, क्योंकि बाल के कारण से उसका भी तो जीभ में लग जाएगा खाने के टाइम में। जी डॉक्टर साहब, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आप बता रहे हैं। आपने दो महत्वपूर्ण चीज़ें साथ साथ कार्यक्रम के बीच में बताई हमारे दर्शकों के लिए, जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपना आजीविका इसमें अपनाना चाहते हैं, उनके लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण। एक तो आपने कहा कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितनी थोड़ा बहुत ज़रूरत है वो आप जो है प्रशिक्षण के दौरान वो बताते ही हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने बताई, जंगली जानवरों का प्रकोप, फसल तबाही बहुत ज़्यादा होती है, किसान बागवानों को बहुत नुकसान होता है, वो भी कम देखने में इसमें मिलता है कि प्राकृतिक तौर पे उसमें जो बाल इत्यादि है, वो बंदर इत्यादि जो है वो कम आते हैं। ये भी आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। पहले तो ये बताएं कि पौधारोपण के कितने वर्ष बाद जो है वो अगर आपने ठीक देखभाल की तो वो पौधा फल देना शुरू कर देता है, और जब वो देना शुरू कर देगा तो हार्वेस्टिंग के टाइम में फल तुड़ाई के समय में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा पूछा। एक तो है कीवी ना बहुत लंबा समय तक पेड़ में रह जाता है जी, मतलब जब फल सेट हुआ, फ्रूट सेट हम जो बोलते हैं, तो वहाँ से लेकर तुरंत तक बहुत लंबा टाइम, मतलब 30-31 हफ्ता ये रह जाता है इसमें, ठीक है। तो बाकी इसका ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए जे जब तोलन के टाइम में एक तो इसको कब मैच्योर हो रहा है, मतलब मैच्योरिटी के लिए एक तो है जो बायोकेमिकल हम जो लैब में जैसे फार्मर्स के पास आजकल वो TSS टेस्ट करने के एक होता है रिफ्रैक्टोमीटर, वो होंगे तो 6.2 डिग्री ब्रिक्स जब रीडिंग देंगे फ्रूट के अंदर से वो TSS, उसी टाइम में अपने आप जब हाथ देने से बाल झड़ जाता है, वो भी एक इंडिकेशन देते हैं मैच्योरिटी के फल तैयार है, आप तुड़ाई कर सकते हैं। अच्छा, तोलन के टाइम में जब बड़ा फ्रूट होंगे वो पहले तोड़ ले, जो छोटा फ्रूट है वो भी कुछ दिन रख के 15-20 दिन आप रख के फिर नेक्स्ट तोलन कर सकते हैं। जी, एक साथ ही सारे फ्रूट को तोड़ाई करने की जरूरत भी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जी भाई, सेम साइज का फ्रूट है कि थोड़ा बहुत छोटा है तो उसको थोड़ा दिन रख के और भी उसका साइज जो है वो बढ़ता हुआ देख सकते हैं। फिर जब हार्वेस्ट हो जाएगा, जो मार्केट है जो ग्रेडिंग का, इंटरनेशनल जो मार्केट है वो तो 72 ग्राम और एवव जो फ्रूट वेट आता है ना, उसको ए ग्रेड मानता है। जनरली 100 ग्राम इंटरनेशनल मार्केट में कभी कभी 100 ग्राम फ्रूट को भी ए ग्रेड, मतलब सुपीरियर क्वालिटी का हिसाब से सुपीरियर ग्रेड को मान जाता है। तो हम इंडिया में 72 ग्राम एंड एवव का, मतलब 70 ग्राम एंड एवव ऊपर जो है हम ए ग्रेड मानते हैं। 50 से 70 ग्राम को बी ग्रेड, 50 से नीचे जो सी ग्रेड, और एक ग्रेड बनाना होगा तो आप 30 से 50 सी ग्रेड बना के बिलो 30 को छोटा ग्रेड में। तो मार्केटिंग के लिए ग्रेडिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जो आपने कहा। आजकल देखिए सब कुछ मैं वही बोल रहा हूँ, जो आप सेब का भी देखिए ग्रेडिंग का हिसाब से आता है, तो कीवी का भी तब प्रॉपर प्राइस मिलेगा। आप ग्रेडिंग में जाएंगे तो उसी तरह। तो और पैकिंग करने के पहले आपको जो बोला, जो क्लॉथ से वो बाल को सारे रिमूव करना पड़ेगा, वो स्मूथ करके। और एक पैकेट में आपको देखना पड़ेगा ये 2 से 4 किलो के हिसाब से आप वो पैक बनाइए, क्योंकि ऐसे ना हो जो ऊपर वाला पैक में ज़्यादा फ्रूट रह जाएगा तो नीचे वाला दाब ना 2 से 4 किलो तो जनरली आता है जो 2 से 4 किलो, मैक्सिमम 5 किलो का इसका बॉक्स बनता है जे कीवी का मार्केटिंग के लिए। डॉक्टर साहब, पर ये पौधारोपण के कितने वर्षों बाद फल देना शुरू कर देता है? ये वाला भी सवाल जो आप पूछा, जी अच्छा वाला देखभाल करेंगे, पौधे लगाने के 4 देखभाल अच्छा करेंगे, बिल्कुल जब करेंगे करना ही चाहिए। हाँ, तो 4 साल में फल देना शुरू कर देता है। तो 4 साल में जब फल देंगे तो इनिशियल स्टेज में तो आपका जस्ट शुरुआत हो रहा है, तो उसी टाइम में 20-25 किलो फल दे देंगे। फिर आपका जब फुल बियरिंग में चला जाता है, 8-9-10 साल में चला जाता है, तो उसी टाइम में आपका 50 किलो से लेकर 100 किलो एक पौधे में आपका पैदावार हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं वैरायटी की, किस्मों की। पहले तो ये बताएं कि कितनी किस्में जो है वो आमतौर पर उगाई जा सकती हैं, और फिर हिमाचल जैसे क्षेत्रों में कौन सी रिकमेंड करेंगे आप, कौन सी किस्म जो जिससे ज़्यादा फायदा हो? ये भी एक सवाल बहुत अच्छा पूछा आप। देखिए, अभी तक इंडिया में 5 किस्में अवेलेबल है जी, जो है आपका ब्रूनो, एलिसन, मंटी, हावर्ड एंड एबॉट।
ये 4-5 वैरायटी है। जी। तो ये 5 है जो फीमेल जिसमें फ्रूट देंगे, जी, बिल्कुल। और इसके साथ पॉलिनेशन के लिए जो मेल वो है, तो आपने 9+1 बताया हाँ, कि जो 9 मे- फीमेल हाँ, और एक मेल होना ही मेल चाहिए। है ना, मेल वैरायटी भी 3 अवेलेबल है। जी। जो मेनली आपका मथुआ और वो टुमड़ी है। जी। तो साथ साथ लोग आजकल एलिसन मेल बोल के भी थोड़ा चल रहा है, लेकिन मेनली टुमड़ी और मथुआ ये दोनों मेल वैरायटी अवेलेबल है। जी। और आपका ये जो वैरायटी 5 वैरायटी, ये थोड़ा ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, जो लो ऑल्टीट्यूड होता है जी। उसमें ब्रूनो और आपका एलिसन ये दोनों चलेगा। जी। मिड में थोड़ा एलिसन और एबॉट चलेगा, मीडियम हाइट में। मीडियम हाइट में। जी। और उसके ऊपर हाइट में आपका हावर्ड और मोंटी। अच्छा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको ब्रूनो वाला वैरायटी ना ऊपर वाला ऑल्टीट्यूड में ना लग जाए, बिल्कुल। और हावर्ड वाला वैरायटी ना जी। नीचे वाला में लग जाए। तो ये वाला मतलब आपने- ये लो चिलिंग है, वो थोड़ा हाई चिलिंग है, हावर्ड जी, तो वैरायटी। आपने सीधा सीधा संदेश हमारे दर्शकों को, बागवानों को ये दिया कि वैरायटी हमारे पास 5 तरह की अवेलेबल है भारत में खासकर तो, लेकिन वैरायटी का चयन जो है अपने क्षेत्र, एरिया, अल्टीट्यूड के हिसाब से करें। आप कहाँ उगा रहे हैं, लोअर हाइट में, मीडियम हाइट में, हायर हाइट में, और वो प्रशिक्षण के दौरान जो है आप बता देते हैं। और ये जो 5 वैरायटी, ये सारी ग्रीन फ्लेस, जो आपका हरा वाला फ्लेस, जो आजकल कीवी में आपको मार्केट में जो मिलते हैं हरा वाला फ्लेस, लेकिन आजकल शोध कार्य हो रहा है हमारा, उसमें आपका गोल्डन जो फ्लेस, रेड फ्लेस, इसी तरह कीवी का भी शोध कार्य चल रहा है। तो वो भी नियर फ्यूचर में आ जाएगा फार्मर्स के पास वो भी। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा प्रोपोगेशन के बारे में भी बताएं। कैसे कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे संभव है? हाँ, ये मैं आपको बताया था, जो नर्सरी करते हैं उसके लिए भी बहुत फायदेमंद बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल। देखिए, हम जब काट छाट करते हैं ना, तो काट छाट के बाद वो तो फेंक देते हैं। बिल्कुल। तो उसको लेकर आप उसको पौधे बना सकते हैं। अच्छा। ये है आपको सर्दी का टाइम में जी। मेन जो काट छाट होता है, सर्दी का टाइम में मेन होता है। जी। तो वो जो काट छाट में हार्डवुड कटिंग हम बोलते हैं, थोड़ा सख्त होता है ना, जी। तो उसको लेकर आपका प्रॉपर रूटिंग मीडिया में आप जो सैंड मतलब बालू, जी। मिट्टी, सॉयल, सैंड और फार्म यार्ड मैन्योर 1:1 रेशियो में मिक्स करके जी। वो यूज़ कर सकते हैं। जी। आजकल कोकोपीट आ रहा है, कोकोपीट के साथ भी मिट्टी के साथ व सैंड के साथ इसी तरह मिक्स करके वो भी एक मीडिया बना सकते हैं। मतलब रूटिंग मीडिया बोल रहा जी, हूँ। जी। ये जो काट छाट के बाद जो आपका निकलता है, तो इसको आप जैसे 3 बर्ड मिनिमम होना चाहिए वो कटिंग में। जो। हाँ, तो उसके बाद इसको चीरा देकर नीचे वाला, जहाँ पर नीचे जो पोर्शन जाएगा, थोड़ा हल्का करके बार्क के ऊपर ना हल्का चीरा देकर एक रूटिंग हार्मोन आता है जो IBA बोलते हैं, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो एक रूटिंग हार्मोन बाजार में मिलता है, नहीं तो हमारा प्रशिक्षण के टाइम में हम भी वो प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें डीप करके, जे क्विक डिपिंग 30 सेकेंड में डीप करके फिर उसको एब्जर्व करा के फिर रूटिंग मीडिया में आप लगाओ। एक तो कटिंग के थ्रू आप हार्डवुड कटिंग हो बा सेमी हार्डवुड कटिंग हो, जो आपका इसमें समर में जो मिलते हैं ना, अभी जो आपको बोला था गर्मी का टाइम में जो कटिंग मिलता है, उसमें सेमी हार्डवुड कटिंग भी मिल जाएगा, उसमें भी क्विक डिपिंग। तो प्रोपोगेशन के बारे में भी आपने बताया और विस्तार से जो प्रशिक्षण के दौरान जो है आप बताते ही हैं। डॉक्टर साहब, बरसात के दिनों में जो पौधा लगा चुके हैं लोग जो और बागवानी कर रहे हैं इस क्षेत्र में, बरसात के दिनों में किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, एक तो बरसात के टाइम में मेन जो है, जो पानी खड़ा नहीं होना चाहिए आपका पौधे के पास। जो आपका वो जो तोलिया बना है, गड्ढा बना है, उसमें पानी का खड़ा नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज फैसिलिटी आपका होना चाहिए फर्स्ट। दूसरा होता है, क्योंकि इसी टाइम में जो रोग और कीड़ा बरसात के टाइम मॉइस्चर ज़्यादा है, इसी टाइम में आता है। लेकिन पहले ही मैं बोला जी, कीवी में इतना ज़्यादा कोई प्रकोप नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो बरसात के टाइम में ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा बहुत, जब बारिश रुकेगा, थोड़ा धूप निकलेंगे, कोई लगेगा जो आपको पौधे में कोई हल्का जैसे कोई सिम्टम्स आ रहा है, जैसे कोई पौधे भी, आप पौधे के पास जाओगे तो पौधे बोलते हैं। आजकल उसके ऊपर भी काम चल रहा है जी भाई, उसका क्या कमी है, हाँ, उसका क्या पौधा खुद बताएगा, सिम्टम्स बताएगा, लक्षण बताएगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो बुनियादी चीजें कुछ जो है बरसात के दिनों में ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, प्रशिक्षण के बारे में भी जाते जाते बताएं कि जो बागवान प्रशिक्षण लेना चाहता है, जानकारी हासिल करना चाहता है, आप कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखिए, प्रशिक्षण हमारा इंस्टीट्यूट में हम तो देता ही है, थ्रू आउट द ईयर ही प्रशिक्षण चलता है। कुछ प्रशिक्षण
हमारा तरफ से ऑर्गेनाइज करते जी। हैं और मैक्सिमम जो है वो स्पॉन्सर्ड करते हैं, मतलब जैसे कि आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है शिमला में, नाबार्ड, कभी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन जी। और कुछ फार्मर्स ग्रुप भी एक साथ होके वो लोग भी प्रशिक्षण लेने के लिए हमारे पास पहुंच जाता है। जी। तो वो लोग जब आते हैं तो हम जो कोई उद्देश्य लेकर ही आता है ना, जी, बिल्कुल। कोई बोलेगा हम काट-छांट सीखना जी। है, कोई बोलेगा हम ये जो प्रोपगेशन टेक्निक्स जी। जो हमको बडिंग ग्राफ्टिंग सिखाइए। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब प्रशिक्षण जो है आप देते हैं, हाँ टेक्निकल सपोर्ट आप देते हैं और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से हाँ जी। किसान और बागवान जो प्रशिक्षण लेना चाहता है, जानकारी हासिल करना चाहता है, वो आपसे सीधे संपर्क साध सकते हैं और आपसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर प्रामाणिक, आप स्टूडियो में आए, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपसे साझा की कीवी के बारे में, उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे और इस क्षेत्र में आप प्रोत्साहित होंगे। इस आशय के साथ अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप स्वस्थ रखिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे अपने दोस्त और डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।